लोगों के साथ व्यवहार करने का अचूक रहस्य। इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है जिससे आप किसी से कोई काम करवा सकते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है? हाँ, सिर्फ एक तरीका, और वह तरीका है उस व्यक्ति में वह काम करने की इच्छा पैदा करना। याद रखिए, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। हाँ, आप किसी के सीने पर रिवॉल्वर रखकर उसमें घड़ी देने की इच्छा पैदा कर सकते हैं। आप अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की धमकी देकर उन्हें सहयोग देने के लिए विवश कर सकते हैं, तभी तक जब तक आप उनके सामने हैं। बच्चे को पीटकर या पिटाई का डर दिखाकर आप उससे अपनी बात मनवा सकते हैं, परंतु इन जंगली तरीकों के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। केवल एक ही तरीके से मैं आपसे कोई चीज हासिल कर सकता हूँ, और वह तरीका है आपको वह देना जो आप चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि किसी भी काम को करने के पीछे मनुष्य की दो मूलभूत आकांक्षाएं होती हैं, सेक्स की आकांक्षा और महान बनने की आकांक्षा। अमेरिका के महान दार्शनिक जॉन ड्यूई ने इसी बात को जरा अलग ढंग से कहा था। डॉक्टर ड्यूई ने कहा था कि मानव प्रकृति में सबसे गहन आकांक्षा महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा होती है। इस वाक्यांश को याद रखें, महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा। यह महत्वपूर्ण है। हम इस पुस्तक में इस वाक्यांश के बारे में बार बार सुनेंगे। आप क्या चाहते हैं? वैसे तो हम ढेर सारी चीजें चाहते हैं, परंतु बहुत कम चीजों को हम इतनी प्रबलता से चाहते हैं कि उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ज्यादातर लोगों में नीचे दी गई चीजों की आकांक्षा होती है। एक, स्वास्थ्य और जीवन का संरक्षण। दो, भोजन। तीन, नींद। चार, पैसा और पैसे से खरीदी जाने वाली वस्तुएं। पाँच, परलोक सुधारना। छह, सेक्स की संतुष्टि। सात, बच्चों का कल्याण। आठ, महत्व की भावना। और लगभग ये सभी आकांक्षाएं आमतौर पर पूरी हो जाती है या संतुष्ट हो जाती है, सिवाय एक के। वह आकांक्षा जो उतनी ही गहन और प्रचंड होती है जितनी की भोजन या नींद की आकांक्षा, और वह आकांक्षा शायद ही कभी संतुष्ट होती है। इस आकांक्षा को फ्रॉइड ने महान बनने की आकांक्षा कहा है और ड्यूई ने महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा कहा है। लिंकन ने एक बार एक पत्र की शुरुआत में लिखा था, हर एक को तारीफ अच्छी लगती है। विलियम जेम्स ने कहा था, हर मनुष्य के दिल की गहराई में ये लालसा छुपी होती है कि उसे सराहा जाए। गौर करें, उसने इस आकांक्षा को इच्छा या चाहत या कामना नहीं कहा। उसने कहा सराहे जाने की लालसा। यह एक ऐसी मानवीय भूख है जो स्थायी है, और वह दुर्लभ व्यक्ति जो लोगों की इस प्रशंसा की भूख को संतुष्ट करता है, लोगों को अपने वश में कर सकता है। लोग उससे इतना प्रेम करेंगे कि दफनाने वाले तक उसकी मौत पर दुखी होंगे। इंसानों और जानवरों में यही फर्क है कि इंसानों में महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा होती है। जब मैं मिसूरी में फार्म बॉय था तो मेरे पिता अच्छी नस्ल के बेहतरीन न्यूयॉर्क जर्सी सूअरों और मवेशियों को पालते थे। हम अपने सूअरों और मवेशियों को मेलों में होने वाली प्रदर्शनियों में ले जाते थे और पूरे मिडिल वेस्ट में जानवरों की प्रदर्शनियों में हिस्सा लेते थे। हमने दर्जनों बार प्रथम पुरस्कार जीते। मेरे पिताजी ने सफेद मलमल के टुकड़े पर नीले रिबन लगा दिए, और जब भी उनके दोस्त या आगंतुक घर में आते थे तो वे अपने सफेद मलमल के लंबे टुकड़े को गर्व से दिखाते थे। एक सिरे को वे पकड़ते थे और दूसरे सिरे को मैं, और इस तरह वे अपने नीले रिबन प्रदर्शित किया करते थे। स्वरों को अपने जीते हुए रिबनों की कतई परवाह नहीं थी, परंतु मेरे पिताजी को थी। पुरस्कार उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाते थे। अगर हमारे पूर्वजों में महत्वपूर्ण होने की यह आकांक्षा इतनी प्रबल नहीं होती तो सभ्यता का विकास असंभव था। इसके बिना हम आज भी जानवरों की तरह ही रह रहे होते। महत्वपूर्ण बनने की इसी आकांक्षा के कारण एक अशिक्षित और गरीब ग्रोसरी क्लर्क कानून की किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित हुआ, जो उसने रद्दी वाले से 50 सेंट में खरीदी थी। आपने शायद उस
ग्रोसरी क्लर्क का नाम सुना होगा। उसका नाम लिंकन था। महत्वपूर्ण बनने की इसी आकांक्षा ने डिकेंस को अपने अमर उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। इसी आकांक्षा ने सर क्रिस्टोफर रेन को पत्थरों में सिम्फनी लिखने के लिए प्रेरित किया। इसी आकांक्षा की वजह से रॉकफेलर ने करोड़ों डॉलर जमा किए और कभी खर्च नहीं किए। इसी आकांक्षा के कारण आपके शहर का सबसे अमीर परिवार एक ऐसा घर बनाता है जो उसकी जरूरत के हिसाब से बहुत बड़ा होता है। यही आकांक्षा आपसे लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनवाती है, लेटेस्ट कार खरीदवाती है और अपने होशियार बच्चों के बारे में बातें करवाती है। यही आकांक्षा कई लड़के लड़कियों को गैंग में शामिल करवाकर उनसे अपराध करवाती है। न्यूयॉर्क के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नरी पी मलरोनी के अनुसार औसत युवा अपराधी में इतना ईगो होता है कि गिरफ्तार होने के बाद उसकी सबसे पहली मान उन अखबारों को पढ़ने की होती है जिन्होंने उसे हीरो बना दिया। वे बाद में मिलने वाली सजा को लेकर उतने चिंतित नहीं होते जितने कि अखबार में नामी खिलाड़ियों, फिल्म और टीवी स्टार्स और राजनेताओं के साथ अपनी तस्वीर छपी देखकर खुश होते हैं। आप मुझे बता दें कि किस बात से आपको महत्वपूर्ण होने का अनुभव होता है और मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या हैं। इस बात से आपका चरित्र निर्धारित होता है। यह आपके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के तौर पर जॉन डी रॉकफेलर को चीन के पीकिंग शहर में एक अस्पताल बनवाने के लिए करोड़ों डॉलर का दान देने में महत्व का एहसास होता था। ऐसे लाखों गरीब लोगों के भले के लिए जिन्हें न कभी उन्होंने देखा है और न कभी देख पाएंगे। दूसरी तरफ डिलिंजर एक लुटेरा, बैंक डकैत और हत्यारा बनने में महानता का अनुभव करता था। जब FBI के एजेंट उसे खोज रहे थे तो वह मिनेसोटा के एक फार्म हाउस में और उसने कहा, मैं डिलिंजर हूँ। उसे इस बात पर गर्व था कि वह देश का सबसे चर्चित अपराधी है। उसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु मैं डिलिंजर हूँ। गुस्सा। हाँ, डिलिंजर और रॉकफेलर में यह महत्वपूर्ण अंतर था कि उन्हें महत्वपूर्ण होने का अनुभव अलग अलग चीजों से होता था। इतिहास ऐसे रोचक उदाहरणों से भरा पड़ा है कि प्रसिद्ध लोगों ने महत्वपूर्ण होने की अपनी आकांक्षा को किस तरह अभिव्यक्त किया। जॉर्ज वॉशिंगटन हिज माइट इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहलाना पसंद करते थे। कोलंबस ने एडमिरल ऑफ द ओशन एंड वायसराय ऑफ इंडिया के टाइटल के लिए आवेदन किया था। कैथरीन महान ऐसे पत्रों को नहीं पढ़ती थी जिन पर हर इंपीरियल मेजेस्टी नहीं लिखा होता था और मिसेस लिंकन व्हाइट हाउस में मिसेस ग्रांट पर शेरनी की तरह झपटते हुए चिल्लाई थी, तुमने बिना मेरी इजाजत के मेरे सामने बैठने की जुर्रत कैसे की। हमारे देश के करोड़पतियों ने एडमिरल बट के अंटार्कटिका अभियान के लिए 1928 में इस शर्त पर धन दिया कि बर्फीले पर्वतों की श्रेणियों का नाम उनके नाम पर रखा जाए। प्रसिद्ध लेखक विक्टर ह्यूगो चाहते थे कि पेरिस शहर का नाम उनके नाम पर रखा जाए। महान शेक्सपियर भी अपने परिवार के लिए कोट ऑफ आर्म्स हासिल करके अपने नाम को अधिक महत्वपूर्ण बनाना चाहते थे। सहानुभूति और ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा महत्वपूर्ण होने का अनुभव करने के लिए लोग बीमार होने का बहाना करते हैं। उदाहरण के तौर पर मिसेस मैकिनले को हीले उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास तब होता था जब वे अपने पति को यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति को देश के महत्वपूर्ण मामलों की उपेक्षा करने के लिए विवश कर देती थी। अमेरिका के राष्ट्रपति की यह पत्नी चाहती थी कि उनके पति अपने सारे काम धाम छोड़कर उनके पास घंटों बैठे रहे, अपनी बाहों में लेकर उन्हें शांत करने की कोशिश करें। वे अपने पति का ध्यान खींचने के लिए इतनी व्याकुल थी कि उन्होंने जोर देकर कहा कि दांतों के डॉक्टर के पास जाते समय भी उनका पति उनके साथ रहे। एक बार जब उन्हें दांतों के डॉक्टर के पास अकेले जाना पड़ा क्योंकि उस समय उनके पति का गृह मंत्री जॉन हे के साथ अपॉइंटमेंट था, तो इस छोटी सी बात पर इन श्रीमती जी ने तूफान खड़ा कर दिया। लेखिका मैरी रॉबर्ट्स राइनहार्ट ने मुझे एक स्वस्थ और
प्रतिभाशाली महिला के बारे में बताया जो महत्वपूर्ण होने एहसास हासिल करने के लिए बिस्तर पर पड़ गई। एक दिन मिसेज राइनहार्ट ने कहा, इस महिला को किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ा, शायद उसकी उम्र का उसे अपनी आगे की जिंदगी में अकेलापन दिख रहा था और उसकी जिंदगी में कोई सपना, कोई आशा नहीं थी। वह बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई और 10 साल तक उसकी बूढ़ी माँ उसकी चाकरी करती रही, उसके लिए भोजन की थाली ले जाती रही, उसकी सेवा करती रही। एक दिन बूढ़ी माँ सेवा की थकान के कारण मर गई। कुछ हफ्तों तक बीमार युवता दुख मनाते हुए बिस्तर पर पड़ी रही। फिर वह उठी, उसने अपने कपड़े बदले और एक बार फिर जिंदगी जीना शुरू कर दिया। कई विशेषज्ञों का मानना है कि महत्वपूर्ण होने का एहसास ही कई लोगों को पागल हो जाने के लिए प्रेरित करता है। जो लोग पागल हो जाते हैं, वे पागलपन के स्वप्नलोक में अपने आप को महत्वपूर्ण बना लेते हैं। वे खुद को वह महत्व दे देते हैं जो उन्हें असली दुनिया में नहीं मिल पाता। अमेरिका में मानसिक रोगों से जितने मरीज पीड़ित हैं, उनकी संख्या बाकी सारी बीमारियों से पीड़ित रोगियों से अधिक है। पागलपन का क्या कारण है? इस सवाल का ठीक ठीक जवाब तो कोई नहीं दे सकता, पर हम ये जरूर जानते हैं कि कुछ बीमारियां जैसे सिफिलिस मस्तिष्क कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं और इसका परिणाम पागलपन होता है। दरअसल लगभग आधे मानसिक रोगों के पीछे शारीरिक कारणों को जिम्मेदार समझा जा सकता है, जैसे मानसिक आघात, अल्कोहल, मादक या विषैले पदार्थ और दुर्घटनाएं। परंतु बाकी आधे, और ये इस कहानी का सबसे भयावह हिस्सा है, बाकी आधे पागल होने वाले लोगों की मस्तिष्क कोशिकाओं में कोई शारीरिक गड़बड़ी नहीं किया। मैं उनका रहस्य उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूँ, ऐसे शब्द जिन्हें कांसे में ढलवा लेना चाहिए और हर घर और स्कूल, हर दुकान और ऑफिस में रखना चाहिए। ऐसे शब्द जिन्हें बच्चों को कंठस्थ कर लेना चाहिए, बजाय उस लैटिन ग्रामर या ब्राजील की सालाना वर्षा की मात्रा को कंठस्थ करने के जो जीवन में कभी उनके काम नहीं आएगी। ऐसे शब्द जिनके हिसाब से चलने पर आपका और मेरा जीवन बदल जाएगा। योजक चिन्ह। श्वाब ने कहा, मैं मानता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी अपने कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने की कला है और मैं सराहना और प्रोत्साहन के द्वारा लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवा लेता हूँ। कोई भी बात किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को इतनी बुरी तरह से नहीं कुचलती जितनी कि सुपीरियर्स की आलोचना। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता। मैं प्रोत्साहन देने में विश्वास करता हूँ ताकि व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित हो। इसलिए मैं तारीफ करने के लिए तत्पर रहता हूँ और गलती निकालने में कंजूसी बरतता हूँ। अगर मुझे कोई बात पसंद आती है तो मैं दिल खोलकर तारीफ करता हूँ और मुक्त कंठ से सराहना करता हूँ। 22। तो श्वाब ये करते थे, परंतु सामान्य लोग क्या करते हैं? इसका ठीक उल्टा। अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आती तो वे अपने कर्मचारियों पर अपनी भड़ास निकाल देते हैं। अगर उन्हें कोई बात पसंद आती है तो वे कुछ भी नहीं कहते। एक पुरानी कहावत है, मैंने एक बार गलत काम किया जिसके बारे में मुझे हमेशा सुनना पड़ा। मैंने 2 बार अच्छा काम किया, परंतु उसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। श्वाब का मानना था, जीवन के मेरे लंबे अनुभव के दौरान मैं दुनिया के कई देशों के महान लोगों से मिला हूँ और मुझे आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर हो, जो आलोचना के बजाय तारीफ के माहौल में ज्यादा बेहतर काम न कर सकता हो। श्वाब के अनुसार यही एंड्रयू कार्नेगी की अद्भुत सफलता के प्रमुख कारणों में से एक था। कार्नेगी अपने सहयोगियों की सार्वजनिक रूप से और अकेले में भी प्रशंसा किया करते थे। कार्नेगी तो अपनी कब्र के पत्थर पर भी अपने कर्मचारियों की तारीफ करना नहीं भूले। उन्होंने खुद के लिए यह स्मृति लेख लिखा था, यहाँ पर वह आदमी सोया है जो जानता था कि अपने से समझदार लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कैसे किया जाए। सच्ची प्रशंसा ही वह रहस्य था जिसकी वजह से जॉन रॉकफेलर इतने सफल हुए। उदाहरण के तौर पर जब उनके पार्टनर एडवर्ड टी बेडफोर्ड की वजह से दक्षिण अमेरिका के एक कॉन्ट्रैक्ट
में फर्म को 40% नुकसान हुआ, तो रॉकफेलर उनकी आलोचना कर सकते थे, परंतु वे जानते थे कि बेडफोर्ड ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी और वैसे भी अब तो नुकसान हो चुका था। इसलिए रॉकफेलर ने उन्हें बधाई देने का कारण खोज ही लिया। उन्होंने बेडफोर्ड को बधाई दी कि उन्होंने निवेश की 60% रकम डूबने से बचा ली। ये बहुत बढ़िया रहा, रॉकफेलर ने कहा। हम हमेशा दिमाग का इतना बढ़िया इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो हालांकि सच नहीं है, परंतु उसमें सच्चाई जरूर छुपी है और यही वजह है कि मैं उसे सुना रहा हूँ। एक देहाती महिला ने दिन भर की कठोर मेहनत के बाद अपने परिवार के सामने भोजन की जगह भूसे का ढेर रख दिया। जब पति और बेटों ने झुंझलाकर इस अजीब हरकत का कारण पूछा, तो उस महिला ने जवाब दिया, मुझे लगता था कि तुम्हारा ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है कि तुम्हारे सामने खाना रखा जाता है या भूसा। 20 साल से मैं तुम लोगों के लिए खाना बना रही हूँ, परंतु तुम लोगों ने मुझे कभी यह नहीं बताया, नहीं खा रहे हो, कि तुम लोग भूसा हुआ। कुछ समय पहले घर से भागने वाली पत्नियों पर एक शोध कि उनके घर से भागने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है। क्या आप बता सकते हैं वह कारण क्या था? प्रशंसा का अभाव। और मैं शर्त लगाता हूँ कि यही घर से भागने वाले पतियों के बारे में भी सच होगा। हम अक्सर अपने पति पत्नी को यह बताने की जरूरत ही नहीं समझते कि हम उनसे प्रभावित हैं। मेरी क्लास में के एक सदस्य ने अपने जीवन की एक घटना सुनाई जिसमें उसकी पत्नी ने उससे एक आग्रह किया था। उसकी पत्नी और अन्य महिलाएं चर्च में एक आत्म सुधार कार्यक्रम में शामिल हुए। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि वह उसकी 6 कमियां बताए जिन्हें सुधारने से वह बेहतर पत्नी बन जाए। से उसका पति यह सुनकर हैरान रह गया। उसने कक्षा के सामने कहा, मुझे इस आग्रह से बड़ी हैरानी हुई। सच कहा जाए तो मैं बड़ी आसानी से उसे 6 ऐसी बातों की सूची थमा सकता था जिनमें सुधार की जरूरत थी, और ईश्वर जानता है कि वह ऐसी 1000 बातों की सूची थमा सकती थी जिनमें मुझे सुधार की जरूरत थी, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय मैंने उससे कहा, मुझे इस बारे में सोचने का समय दो और मैं तुम्हें सुबह इसका जवाब दे दूंगा। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया और फूल वाले को फोन करके उससे अपनी पत्नी के लिए 6 गुलाबों का तोहफा भिजवाने के लिए कहा, जिसके साथ यह चिट्ठी लगी हो, मुझे तुम्हारी 6 कमियां नहीं मालूम जिनमें सुधार की जरूरत हो। तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उस शाम को जब मैं घर लौटा तो क्या आप बता सकते हैं दरवाजे पर किसने मेरा स्वागत किया? बिल्कुल ठीक, मेरी पत्नी ने। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं इस बात पर बहुत खुश था कि मैंने उसके आग्रह के बावजूद उसकी आलोचना नहीं की थी। अगले रविवार को चर्च में उसने बाकी महिलाओं को यह घटना सुनाई और बहुत सी महिलाओं ने आकर मुझसे कहा, इतनी बुद्धिमानी की बात हमने पहले कभी नहीं सुनी। तब जाकर मुझे सराहना की शक्ति का एहसास हुआ। लॉरेंस ज़ेकफेल्ड ब्रॉडवे में धूम मचाने वाले प्रसिद्ध प्रोड्यूसर। युवतियों को ग्लैमरस बनाने की अद्भुत प्रतिभा थी। हर बार वे रहे हैं। उनकी छवि एक ऐसे प्रोड्यूसर की थी जिनमें अमेरिकी ऐसी साधारण युवतियों को लेते थे जिनकी तरफ कोई दोबारा पलटकर नहीं देखता और उन्हें स्टेज पर वे ग्लैमरस और रहस्यमयी युवतियों में बदल देते थे। प्रशंसा और आत्मविश्वास के महत्व को जानने के कारण वे जानते थे कि सिर्फ प्रशंसा और महत्व दिए जाने पर साधारण सी महिला भी अपने आप को सुंदर मानने लगती है। वे प्रैक्टिकल थे। उन्होंने कोरस में काम करने वाली लड़कियों की तनख्वाह $30 प्रति सप्ताह से बढ़ाकर $175 प्रति सप्ताह कर दी। और वे विशाल हृदय भी थे। फॉलीज के मंचन की पहली रात को उन्होंने सभी स्टॉर्स को टेलीग्राम भेजे और शो में काम करने वाली हर कोरस गर्ल को अमेरिकन ब्यूटी रोजेस भेंट किए। एक बार मुझ पर डाइटन का भूत सवार हो गया और मैं 6 दिनों तक भूखा रहा। यह मुश्किल नहीं था। 6वें दिन मुझे उतनी भूख नहीं लग रही थी
जितनी कि मुझे दूसरे दिन लग रही थी। हम सभी जानते हैं कि अगर किसी के परिवार या कर्मचारियों को 6 दिनों तक खाना न मिले, तो वह व्यक्ति अपने आप को अपराधी मानेगा। परंतु अगर वह व्यक्ति परिवार या कर्मचारियों की सच्ची तारीफ 6 दिन, 6 हफ्तों या 60 साल तक न करे, तो उसे जरा भी अपराध बोध का अनुभव नहीं होता। हम ये भूल जाते हैं कि तारीफ भी भोजन की ही तरह हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। जब महान अभिनेता अल्फ्रेड लोंट ने रियूनियन इन वियना मुख्य भूमिका निभाई, तो उन्होंने कहा, मुझे जिस चीज की सबसे अधिक जरूरत है वह है अपने आत्मसम्मान के लिए पोषण। हम अपने बच्चों, दोस्तों और कर्मचारियों के शरीर को पोषण देते हैं, परंतु हम उनके आत्मसम्मान को कितना कम पोषण देते हैं। हम उन्हें ऊर्जा के लिए बीफ और आलू उपलब्ध करवाते हैं, परंतु हम उन्हें प्रशंसा के दयालुतापूर्ण शब्द देना भूल जाते हैं जो सालों उनकी यादों में सुबह के सितारों के संगीत की तरह गूंजेंगे। तक पॉल हार्वे ने अपने एक रेडियो ब्रॉडकास्ट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी में बताया कि किस तरह सच्ची प्रशंसा किसी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। उन्होंने एक घटना सुनाई। कई साल पहले डिट्रॉइट की एक टीचर ने स्टीवी मॉरिस से कहा कि वह क्लासरूम में गुम हो गए चूहे को खोजने में उसकी मदद करे। आप इस बात पर गौर करें, उसने इस बात की प्रशंसा की कि प्रकृति ने भले ही स्टीवी को आंखें नहीं दी थी, परंतु इसके बदले में स्टीवी को सुनने की शक्ति प्रदान की थी। स्टीवी में ऐसा कुछ था जो उस क्लास अद्भुत में किसी और के पास नहीं था, परंतु दरअसल ये पहली बार था जब किसी ने उसकी सुनने की शक्ति के लिए स्टीवी की तारीफ की थी। अब सालों बाद स्टीवी मानते हैं कि यह प्रशंसा एक नए जीवन की शुरुआत थी। उस घटना के बाद उन्होंने अपनी सुनने की कला को विकसित किया और स्टीवी वंडर के स्टेज नाम को अपनाकर वे 70 के दशक के महान पॉप सिंगर और गीतकार बन गए। कई पाठक इन शब्दों को पढ़ते समय ये सोच रहे होंगे, अच्छा, चापलूसी, मक्खन पॉलिश, मैंने इनका इस्तेमाल करके देखा है। समझदार लोगों के सामने ये तरीके काम नहीं आते। सही बात है, चापलूसी समझदार लोगों के सामने सफल नहीं होती। यह उथली, स्वार्थी और झूठी होती है। इसे असफल होना ही चाहिए और यह असफल होती भी है। वैसे कई लोग तो तारीफ के इतने भूखे होते हैं कि वे चापलूसी को भी तारीफ समझकर उसे निगल लेते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह भूख से मरता आदमी घास और कीड़े मकोड़े तक खा लेता है। महारानी विक्टोरिया को भी चापलूसी पसंद थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़राएली ने यह स्वीकार किया कि वे महारानी के से मक्खन लगाया करते थे, परंतु डिज़राएली ब्रिटेन के सबसे सुसंस्कृत योग्य चापलूसी किया करते थे। उनके शब्दों में वे बड़ी चम्मच और चतुर व्यक्तियों में से एक थे। वे इस कला में जीनियस थे। जो चीज उनके लिए काम कर गई, जरूरी नहीं कि वह आपके और मेरे लिए भी काम कर जाए। लंबे समय में चापलूसी से आपको, अगर आप इसे असली सिक्के की तरह बाजार में चलाने की कोशिश करेंगे तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। प्रशंसा और चापलूसी में क्या फर्क है? इसका जवाब बहुत आसान है। एक सच्ची होती है और दूसरी झूठी। एक दिल से निकलती है, दूसरी दांतों से। एक निस्वार्थ होती है, दूसरी स्वार्थपूर्ण। एक की हर जगह सराहना होती है, दूसरी की हर जगह निंदा। मैंने मेक्सिको सिटी के चापुल्टेपेक पैलेस में हाल ही में मैक्सिकन हीरो जनरल अल्वारो ऑब्रेगॉन की मूर्ति देखी। उस मूर्ति के नीचे जनरल ऑब्रेगॉन की फिलॉसफी के बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द लिखे थे, अपने पर हमला करने वाले दुश्मनों से मत डरो, बल्कि उन दोस्तों से डरो जो तुम्हारी चापलूसी करते हो। नहीं, 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 मैं आपको चापलूसी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल अलग ही बात कह रहा हूँ। मैं आपसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कह रहा हूँ। मुझे दोहराने दें, मैं आपसे एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कह रहा हूँ। सम्राट जॉर्ज पंचम ने बकिंघम पैलेस में अपनी स्टडी की दीवार पर 6 सूत्र वाक्य लगा रखे थे। इनमें से एक सूत्र वाक्य था, मुझे
ये सिखाएं कि न तो मैं किसी की झूठी तारीफ करूं और न ही किसी की झूठी तारीफ सुनने के लिए उत्सुक रहूं। यही चापलूसी का अर्थ है, झूठी तारीफ। मैंने एक बार चापलूसी की परिभाषा कहाँ पढ़ी थी जो दोहराने लायक है। चापलूसी सामने वाले को वही बताना है जो वह अपने बारे में सोचता है। आप चाहे जो भाषा इस्तेमाल कर लें, राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा था, आप हमेशा वही कह पाएंगे जो आप हैं। अगर हमें सिर्फ चापलूसी ही करनी हो तो सबकी चापलूसी करके हम बड़ी आसानी से मानवीय संबंधों के विशेषज्ञ बन सकते। जब हम किसी निश्चित समस्या के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, तो अपने खाली समय में 95% वक्त हम खुद के बारे में ही सोचते हैं। अगर हम खुद के बारे में सोचना थोड़ा कम कर दें और दूसरे व्यक्ति की अच्छाइयों के बारे में सोचने लगे, तो हमें चापलूसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसे पहली ही नजर में अक्सर मुंह से निकलने से पहले ही पहचाना जा सकता है और जो बड़ी उथली और झूठी लगती है। आज की दुनिया में सच्ची तारीफ दुर्लभ हो गई है। न जाने ऐसा क्यों होता है कि हम अच्छे नंबर लाने पर अपने पुत्र या पुत्री की प्रशंसा करना अक्सर भूल जाते हैं, या हम अपने बच्चों को उस समय प्रोत्साहित करने में असफल रहते हैं जब वे पहली बार अच्छा एक बनाने में सफल होते हैं या चिड़ियों के लिए घर बनाते हैं। बच्चों को अपने माता पिता की रुचि और प्रशंसा से जो आनंद मिलता है, उससे अधिक आनंद और किसी बात से नहीं मिलता। अगली बार जब आप अपने क्लब में अच्छे भोजन का आनंद ले, तो रसोई तक ये संदेश जरूर भिजवाएं कि खाना अच्छा बना था। और जब कोई थका हुआ सेल्समैन आपके प्रति बहुत अधिक शिष्टाचार दिखाए, तो इसका भी उल्लेख करना न भूलें। हर पादरी, हर भाषण देने वाला और हर सार्वजनिक वक्ता जानता है कि अगर श्रोताओं की भीड़ में से एक भी व्यक्ति ताली न बजाए या तारीफ न करे तो कितना बुरा लगता है और उत्साह कितना कम हो जाता है। प्रोफेशनल्स पर जो लागू होता है वह ऑफिस, दुकानों, फैक्ट्रियों के कर्मचारियों, हमारे परिवारों और दोस्तों पर दोगुना लागू होता है। अपने संबंधों में हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे संगी साथी इंसान हैं और तारीफ के भूखे ही हैं। ये वह असली सिक्का है जिसे हर व्यक्ति पसंद करता है। अपनी हर दिन की यात्रा में कृतज्ञता की चिंगारियों, दोस्ताना पगडंडी छोड़ने की कोशिश करें। आपको आश्चर्य होगा कि किस तरह इन चिंगारियों से दोस्ती की छोटी छोटी लौ प्रज्वलित हो जाएंगी, जो आपकी अगली यात्रा में आपको गर्माहट देंगी। न्यू फेयरफील्ड, कनेक्टिकट की पमला डिनहैम की जिम्मेदारियों में से एक थी एक नए जेनेटर के सुपरविजन की, जिसका काम काफी खराब था। दूसरे कर्मचारी उसका मखौल उड़ाया करते थे और उसे बताया करते थे कि वह कितना घटिया काम कर रहा था। यह बहुत ही गलत बात थी। दुकान का बहुत सा कीमती वक्त बर्बाद हो रहा था। पेन ने इस कर्मचारी को प्रेरित करने के कई तरीके आजमाए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसने देखा कि कभी कभार वह किसी काम को बहुत अच्छे ढंग से कर लेता था। पेन ने फैसला किया कि जब भी ऐसा मौका आएगा तो वह दूसरे लोगों के सामने उसकी तारीफ करेगी। ऐसा करने के बाद सबने देखा कि हर दिन उसके काम में सुधार होता गया और जल्दी ही वह अपना सारा काम अच्छे ढंग से करने लगा। अब सभी लोग उसका सम्मान करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। सच्ची प्रशंसा से सकारात्मक परिणाम मिले, जबकि आलोचना और मखौल से कुछ हाथ नहीं आया। लोगों को ठेस पहुंचाने से वे कभी नहीं बदलते, न ही इससे कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसा व्यवहार करना निरर्थक होता है। एक पुरानी कहावत है जिसे मैंने काट कर अपने शीशे पर चिपका लिया है, जहां मैं इसे हर रोज पढ़ लेता हूँ। मैं इस राह पर सिर्फ एक बार ही चलूंगा, इसलिए अगर मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ या किसी इंसान का कुछ भला कर सकता हूँ तो मैं ऐसा अभी कर दूँ। मैं इसे टालूंगा नहीं, नजरअंदाज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दोबारा इस राह पर नहीं लौटूंगा।